कुछ अज़्म का हिस्सा है जिंदगी बनाने में। कुछ दुआएं आवाम की रंग ला देती हैं बेहतरी के लिए। जब ये दोनों जुड़ जाती हैं फिर हमारे लिए वो एक शख्सियत बन जाती है। और फिर हम हाजिर हो जाते हैं इस प्रोग्राम के जरिए आप सबके समक्ष एक शख्सियत के साथ। नमस्कार श्रोताओं, आज आपके साथ हूं मैं शुचि। आपसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी। सर, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। क्योंकि सर हमारा ये प्रोग्राम बनारस की जनता के लिए ही है, तो मेरा पहला सवाल इसी संदर्भ में है आपसे। बनारस में बीते कुछ वर्षों में कई बदलाव देखने को मिले हैं, फिर चाहे वो टूरिज्म हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो। स्पेसिफिकली जब हम आयुर्वेद सेक्टर की बात करें तो ऐसा क्या बदलाव आया है जिससे आम जनता लाभान्वित हो सकती है? इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, जहाँ तक बनारस का सवाल है, बनारस के लिए तो जैसे ये नव जागरण का दौर है, पुनरुद्धार जिसको कहते हैं। हजारों वर्ष पुराने शहर को अचानक जैसे एक ऐसे व्यक्ति काशी आते हैं जिनको कहा जाता है माँ गंगा ने बुलाया। निश्चित ही माँ गंगा की प्रेरणा से वो काशी आए, जो आज इस देश के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी। उनके काशी आने के बाद काशी में जिन जिन चीज़ों को उन्होंने कभी आते जाते गहराई से महसूस किया था, जैसे तारों का जाल, किसी की निगाह ऊपर नहीं जाती है। काशी में लोग नीचे की सड़कों पे ही मतलब हमेशा उलझे रहते थे, लेकिन तारों से लेकर, सड़कों से लेकर उन्होंने काशी को, आज एक रिंग रोड है बनारस में अस्पताल और कैंसर का बहुत बड़ा यहाँ अभाव था रोगियों के लिए अस्पताल का। उन्होंने आज करीब 2 अस्पताल कैंसर के, महामना कैंसर इंस्टीट्यूट और रेलवे, तो ये दोनों होमी जहांगीर भाभा के द्वारा संचालित कैंसर के हॉस्पिटल हैं, जो इस पूरे पूर्वांचल को ही नहीं, मुझको लगता है कि ये छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अपने ये 25-30 जिले, ये सबके लिए एक बहुत बड़ा मदद की अस्पताल तैयार हो गया। अंडरग्राउंड वायरिंग, स्मार्ट सिटी के चलते आज हमारे तमाम वार्ड की गलियां, हमारे सीवर, पीने का पानी, तो काशी को हमारे खूबसूरत पार्क, अंडरग्राउंड पार्किंग। अब देखिए मैदागिन और कोई चला जाए बेनिया तो वो चमत्कृत हो जाएगा कि नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है, ऊपर एक शानदार पार्क बना हुआ है। तो कोई विधा ऐसी नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं काशी में। नमो घाट चले जाइएगा, अभी तक 84 घाट लोग जानते थे काशी में, लेकिन अब एक नया घाट बना है जो काशी के लिए आज वो टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा। जापान और भारत के सहयोग से रुद्राक्ष सेंटर, कन्वोकेशन सेंटर बना, TFC ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर जो बना है इस पूरे पूर्वांचल के कारीगरों के लिए, चाहे वो हस्तशिल्पी हो, चाहे लकड़ी के खिलौने के कारोबारी हो, मीनाकारी के हो, इन सारे लोगों के लिए एक बाजार, आए दिन वहां मेले लगते रहते हैं, बड़े बड़े फंक्शन का आयोजन। तो ऐसे कोई काशी में एक मामूली सा भी ऑडिटोरियम नहीं हुआ करता था। आज रुद्राक्ष, TFC के बाद बनारस के बहुत बड़े बड़े फंक्शन, हर आप देखिएगा तो आपको कुछ दिन बाद लगता है कि हर दूसरे तीसरे दिन बनारस में बड़े बड़े फंक्शन आयोजित होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने कहा, टूरिज्म, जिस शहर में कुछ हजार लोग आते थे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, चूंकि सकरी गलियों से गुजरना पड़ता था, गंदगी से रूबरू होना पड़ता था। दूसरा जो टूरिज्म की बात आपने किया, जिस शहर में कुछ 1,000 लोग आते थे, आज एक बूम है, 1 लाख लोग, 80,000 से लेके 1 लाख लोग प्रतिदिन आते हैं। जनवरी के पहले 3 दिनों में 3.5 लाख लोगों ने दर्शन किया बाबा विश्वनाथ का। इस महाशिवरात्रि पर 2022 की जो बीती है महाशिवरात्रि, 6.5 लाख से ज्यादा लोगों ने एक दिन में दर्शन किया। तो ये कौन लोग हैं जो काशी आते हैं, जिनके लिए होटल चाहिए, गाड़ियां चाहिए, उनको नावें चाहिए घूमने के लिए। तो ये अचानक काशी में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बना है काशी, और वो इसीलिए संभव हुआ कि बाबा विश्वनाथ का एक भव्य कॉरिडोर माँ गंगा से जुड़कर तैयार हो गया है। जी सर, आयुर्वेद सेक्टर के बारे में जब बात करें तो इस सेक्टर को आज से कुछ वर्षों बाद हम कहाँ देखेंगे?
कि आयुर्वेद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ये उनका ख्वाब था कि वो अपनी पुरानी जड़ों को, अपने देश की जो सनातन परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उनको जिंदा करने के लिए। आपको याद होगा कि योग दुनिया में नहीं प्रचलित था, योग सिर्फ हिंदुस्तान में योगियों तक था, ऋषियों तक था, महर्षियों तक था। उसको जनसुलभ बनाना, आज 21 जून को सारा विश्व योग करता है और विश्व ने विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को मान्यता दिया। उस दिन आप देखते हैं कि करोड़ों लोग संसार के योग करते हैं। अभी उन्होंने मिलेट्स की चर्चा किया, जो हमारे पुराने मोटे अनाज हुआ करते थे। आज फिर से इस बात के लिए आपको यकीन नहीं होगा कि विश्व मिलेट्स दिवस इस वर्ष घोषित कर दिया। 2023 जो है ये दुनिया में मिलेट्स के लिए जाना जाएगा। आज सारे संसार में इस जो हमारे पुराने अनाज थे, जिनको जौ, बाजरा, सावा, कोदो, रागी, इन सब को उन्होंने स्थापित करने का बड़ा उठाया। संसार सारे बड़े फूड फेस्टिवल जितने हो रहे हैं, बड़े आयोजन हो रहे हैं, मिलेट्स के लिए खाने के स्पेशली आयोजन हो रहे हैं। लोकसभा में उन्होंने पूरे देश के सांसद और मंत्रियों को खाना खिलाया। तो वैसे उन्होंने आयुर्वेद को भी प्रतिस्थापित करने का बीड़ा उठाया। पहली बार इस देश में उनकी सरकार बनी 2014 में, तो 9 नवंबर 2014 को आयुष का मंत्रालय गठन किया। फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, तो 2017 से उत्तर प्रदेश में आयुष का मंत्रालय बना। आयुष ये 7 विधाओं को जोड़कर एक मंत्रालय का गठन किया गया। इसमें होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, योग और नेचुरोपैथी, सोवा रिगपा और सिद्धा, ये 7 विधाएं जो देश के संपूर्ण भारत में प्रचलित है। कुछ पर्वतीय अंचलों में प्रचलित है, कुछ दक्षिण भारत में है, कुछ पूरे देश में है। इन सबको फिर से स्थापित करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। और देश में जिस तरीके से आयुर्वेद पर काम हो रहा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को हिंदुस्तान जानता था कि वो एलोपैथ की चिकित्सा के लिए, लेकिन वर्तमान में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बना है दिल्ली में। कोई जाएगा तो चमत्कृत हो जाएगा वहां। इस देश में सोवा रिगपा के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा वो लेह घाटी में बन चुका है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO ने जामनगर में, गुजरात में दुनिया की 176 देशों की ट्रेडिशनल मेडिसिन पर एक संस्थान का निर्माण किया, वो भी उत्तर भारत में जामनगर गुजरात में। अभी गाजियाबाद में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ, तो यूनानी, अलग अलग अभी 3 इंस्टीट्यूट का उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया देश में, जिसमें कि एक दिल्ली में बना है, एक गाजियाबाद में बना है और आयुर्वेद के लिए उन्होंने गोवा में संस्थान बनाया। तो जिस तरीके से पूरे देश में काम हो रहा है, आने वाला कल आयुर्वेद का, होम्योपैथ का, यूनानी विधा का, नेचुरोपैथी का। सर, आपने अभी सिद्ध मेडिसिन सिस्टम की बात की, पर देखा जाए तो ये पूर्वांचल बेल्ट जो हमारी है, इसमें इसका प्रचलन, इसका उपयोग अभी बहुत कम है। तो पूर्वांचल में इसके विकास के लिए क्या कोई कार्यनीति डेवलप हो रही है? सिद्ध के जनक महर्षि अगस्त जी, काशी उनकी भी जन्मस्थली है। भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के देवता हैं, ईश्वरीय देवता माने जाते हैं, उनके मानवीय अवतार के रूप में काशी के नरेश दिवोदास जी के रूप में जन्म लेने वाले दिवोदास जी, उनके बहुत योग्य शिष्य महर्षि सुश्रुत, जिनको फादर ऑफ सर्जरी दुनिया कहती है, काशी उनकी जन्मस्थली है। महर्षि पातंजलि, जिनका जन्म गोंडा में हुआ, लेकिन वो अपने योग के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन काशी को दिया, जिनको कि सारा संसार योग के लिए अधिष्ठाता मानता है। इन सब का कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र और जीवन जन्म क्षेत्र ये काशी थी। तो काशी अपने आप में इन चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महर्षि अगस्त बाद में काशी छोड़कर दक्षिण भारत चले गए। आज भी तमिलनाडु में जो सिद्धा की विधा प्रचलित है, उसके जनक महर्षि अगस्त हैं। लेकिन वो उस राज्य में, दक्षिण भारत के राज्यों में, विशेषकर तमिलनाडु में, जैसे सोवा रिगपा है, वो इस देश के पर्वतीय अंचलों में, कश्मीर से लेकर पूरे लाहौल स्पीति घाटी से लेकर आपके असम तक, देश के 7 राज्य उधर के, तो पूरे पर्वतीय अंचलों में ये जो सोवा रिगपा है, इसके जनक माने जाते हैं भगवान गौतम बुद्ध, आज से 2700 साल पहले। तो ये विधा पर्वतीय अंचलों में प्रचलित है, लेकिन सबका आधार वो जड़ी बूटियां ही हैं, वो प्राकृतिक वृक्षों और पौधों पे आधारित जीवन है। थोड़ा सा खान पान, उसकी विधाएं सबकी अलग अलग हैं, लेकिन कुल मिला के ये प्राकृतिक तरीके से व्यक्ति का इलाज,
जड़ी बूटियों से इलाज, पेड़ पौधों से, वृक्षों से, उनकी छालों से, उनकी जड़ों से, उनकी पत्तियों से, यही आयुर्वेद है, यही सुवारिकपा है और यही सिद्धा है। सर, अब आयुर्वेद और सिद्ध से कुछ व्यक्तिगत प्रश्नों की तरफ आ जाते हैं। आप अपने छात्र जीवन के बारे में हमें कुछ बताएं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? देखिए, मैंने हरिश्चंद्र में 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई किया। हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज जो मैदागिन पर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो स्थापित विद्यालय है। फिर इंटरमीडिएट के बाद मैं चला गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की उस धरती पर, जहाँ से मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, पीएचडी किया वनस्पति विज्ञान से। तो वनस्पति विज्ञान ही आयुर्वेद का आधार है, वनस्पतियां ही उसका आधार है। तो मेरा बहुत लगाव था, लेकिन मुझको नहीं पता था कि कभी इन्हीं चीज़ों से जुड़ा मंत्रालय मुझको मिलेगा और मुझको इस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा। तो पढ़ाई के बाद मुझको उसी हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज में बतौर वनस्पति विज्ञान के प्रवक्ता के तौर पर नौकरी मिल गई। तो ये नौकरी मिली, फिर बाद में मैं प्रिंसिपल हुआ, चंदौली में प्रिंसिपल हुआ, फिर वर्तमान में डीएवी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल था मंत्री बनने के पहले तक। तो ये मेरी यात्रा है और इसमें समाज की सेवा करते करते भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ कि जो उनके काशी उनकी कर्मस्थली है और वहाँ से वहीं काम करते करते उन्होंने मुझको इस लायक समझा कि आज उत्तर प्रदेश में एमएलसी बनाकर मुझको मंत्री बनाया और एक ऐसी विधा का मंत्री बनाया जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आयुर्वेद की सेवा करने का मतलब कि इस देश की अपनी सांस्कृतिक जड़ों को, अपनी विरासत को, अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी धार्मिकता को और अपनी पौराणिकता को, इन सब की सेवा इसी बहाने करने का अवसर मिल रहा है। सर, राजनीति में आपका झुकाव कैसे हुआ? राजनीति कोई अलग से करने का विषय नहीं होता। राजनीति तो समाज के लिए आप जीते रहते हैं, काम करते रहते हैं और एक दिन यही समाज आपको रिकॉग्नाइज करता है कि आप उसके सेवक हैं। इस देश का प्रधानमंत्री ही जब कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, तो इस देश में फिर राजनीति का कोई, मेरी राजनीतिक विषय में न कोई पढ़ाई है न, लेकिन समाज सेवा, समाज के लिए काम करना वही राजनीति का आधार बनता है और उसी आधार पर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। सर, कोई ऐसा व्यक्तित्व जो आपको प्रभावित करता हो? वर्तमान में इस देश के प्रधानमंत्री से बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं। कैसे एक सामान्य गरीब परिवार में जन्म लेकर समाज के लिए, देश के लिए आज सारी दुनिया जिनको पूजती हो, दुनिया में उनसे आप कह सकते हो कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी, तो उनका आदर्श व्यक्तित्व कह सकते हैं कि इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के राजनीतिक व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही आदर्श व्यक्तित्व है। स्वामी विवेकानंद जी का और माननीय नरेंद्र, दोनों नरेंद्र आप कह सकती हो, इस देश के राजनीतिक व्यक्तियों के लिए शायद उनसे महत्वपूर्ण कोई चरित्र न हो जिनको कि वो आदर्श मानते हैं। महात्मा गांधी का जीवन है, वो भी एक बहुत बड़ा आदर्श है इस देश में सत्य अहिंसा के लिए। कैसे उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस देश को आज़ादी दिलाई। तो ये सारे महान कैरेक्टर हैं, महान चरित्र हैं जिनको कि हम आदर्श मानते हैं अपना। आप अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं? समाज की सेवा, समाज के लिए काम करते जो वक्त मिलता है वो परिवार के लिए है और परिवार अलग नहीं होता, परिवार भी सारी चीज़ों को जानता और समझता है, तो वो लोग भी हर तरह से आपकी मदद करते हैं। परिवार भी उसका एक अंग है, जो आप करते हैं उसमें परिवार का बहुत योगदान रहता है। आप समय समाज के लिए करते हैं तो परिवार भी इस बात को रियलाइज करता है। तो कहीं ना कहीं से परिवार व्यक्ति के लिए उसकी ताकत बनता है, उसका आधार बनता है। सर, अब प्रोग्राम के अंत में एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि आम जनमानस को आयुर्वेद और आयुष से जुड़ी अन्य सभी मेडिसिन सिस्टम के प्रति अवेयरनेस को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि जिस विधा का आधार ही हो कि जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता हो। इन दवाओं का नेचुरोपैथी, प्राकृतिक तरीके से मड थेरेपी, वाटर थेरेपी, सन थेरेपी, तो इन सब से क्या है कि प्राकृतिक तरीके से व्यक्ति का इलाज होता है, जड़ी बूटियों से इलाज होता है, तो इनके कोई साइड इफेक्ट शरीर पर नहीं आते। तो इसीलिए अच्छा, इनका वेदों से रिश्ता है आयुर्वेद का। वेद हमारे हजारों वर्ष प्राचीन पुराने ग्रंथ हैं जिनमें से आयुर्वेद से, जड़ी बूटियों से इलाज का जिक्र है। तो एक तो हम अपने उस सनातन परंपरा से जुड़ रहे हैं। पुराने वैद्य जी हुआ करते थे, वो लोग बताते थे कि फला पौधे की पत्ती जाके तोड़कर उसका उपयोग कर लो। फल पौधे का सब कुछ प्रकृति के लिए है, मानवता के लिए, इंसान के लिए है। तो वैसे ही हर वृक्ष की मेडिसिनल वैल्यू है,
आयुर्वेद में उसकी उपयोगिता है, उसका महत्व है। सर, आशा करती हूँ कि आम जनमानस आपकी बातों से और अनुभवों से जो आपने आज हमारे साथ साझा किए हैं जरूर लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने व्यस्ततम समय से थोड़ा समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। धन्यवाद आपको भी।